हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है, और वो है सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टीडीएस जो है वो इसी सेक्शन में डिडक्ट किया जाता है, इसलिए इस सेक्शन के बारे में हम डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। व्हाट इज सेक्शन 194C? तो अब आपके इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 194C है उसके प्रोविजन जो है वो किस केस में एप्लीकेबल होंगे। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ लेबर in pursuance of a contract between the contractor and the specified person। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन हो सकता है, और जो मिस्टर बी है वो कोई भी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। अब मान लो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी काम को करने का। तो यहाँ पे जो वर्क है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि प्लम्बिंग का वर्क हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हुआ, पेंटिंग वर्क हुआ, या और भी कोई वर्क हो सकता है जो कि आपके इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें वर्क की डेफिनेशन में फॉल करता है। अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है उसको अपनी एक कमर्शियल बिल्डिंग है, और उस कमर्शियल बिल्डिंग जो है उस पे पेंटिंग का वर्क कराना है। तो यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पेंटिंग वर्क का, और मिस्टर बी जो है उसके द्वारा अपनी लेबर जो है वो सप्लाई की जाती है मिस्टर ए को पेंटिंग वर्क के लिए। तो अब जैसे ही पेंटिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसके द्वारा पेमेंट किया जाता है मिस्टर बी को। तो अब यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा है वो पेमेंट अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। तो अब आपके जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसमें कौन कौन से पर्सन है जो कि कवर होते हैं। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई भी स्टैचुरी कॉर्पोरेशन हो गया, या कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि एस्टेब्लिश्ड है अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, कोई भी कंपनी हो सकती है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट है इन इंडिया बाय और एनी अदर लॉ engaged either for the purpose of dealing with the satisfied the need for the housing accommodation or for the purpose of planning development or improvement of cities town and village or for both। और आपका कोई भी सोसाइटी हो सकती है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, ये कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है किसी फॉरेन स्टेट की या फॉरेन इंटरप्राइजेस की, और कोई भी एसोसिएशन हो सकती है या कोई भी बॉडी हो सकती है जो कि एस्टेब्लिश्ड है आउटसाइड इंडिया। और लास्ट है एनी पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल HUF AOP BOI who has the total sales from the business or for the professional exceed 1 crore or 50 lakh during the previous financial year respectively। तो आपको इंडिविजुअल और जो HUF है उसके केस में एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि कोई भी इंडिविजुअल या जो HUF है उसके केस में टीडीएस जो है उसके प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे यदि उनका लास्ट ईयर में जो टर्नओवर है यदि वो 1 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, या फिर अगर कोई प्रोफेशनल है और उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो अगर लास्ट ईयर में 50 लाख से एक्सीड हो जाती है तो ही उनपे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करने के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज उनपे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वर्क। तो अब आपका जो वर्क है उसकी डेफिनेशन में कौन कौन से वर्क है जो कि इंक्लूड होंगे जिसपे टीडीएस डिडक्ट करने के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग वर्क से रिलेटेड है, या कोई ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग है जिसमें इंक्लूड है आपका प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, या फिर आपका कोई कैरिज ऑफ गुड्स या पैसेंजर हो सकता है यूजिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसमें आपका जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, या फिर कोई केटरिंग की सर्विस है जो कि आपके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लास्ट है जॉब वर्क। तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम हिम एंड हर। तो उस केस में आपके सेक्शन 194C के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ कस्टमर स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम अदर देन सच कस्टमर, तो फिर उस केस में आपके सेक्शन 194C के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल जो है उसके साथ समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी।
अब मिस्टर ए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है किसके, ब्राइडल लहंगा के। तो ये क्या करते हैं कि ब्राइडल के जो लहंगे होते हैं उसको स्टिचिंग का काम करते हैं, और मिस्टर बी जो है वो करते हैं उस पे जरी का वर्क या फिर मान लो कोई भी गोटापति का वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो क्या करते हैं, मिस्टर बी जो है उनको अपना मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं, और मिस्टर बी जो है वो क्या करते हैं कि जो ब्राइडल लहंगा है उस पे गोटापत्ती और जरी का वर्क करके मिस्टर ए जो है उसको दे देते हैं। तो अब यहाँ पे ये इस टाइप का जो वर्क है वो आपके जॉब वर्क की डेफिनेशन जो है उसमें कवर होता है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो है वो मिस्टर ए के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और वर्क भी मिस्टर ए के अकॉर्डिंग जो है वो मिस्टर बी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मान लो मिस्टर बी जो है वो खुद ही ब्राइडल लहंगा जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिर वो उस मिस्टर ए जो है उसको सेल कर देता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो भी मिस्टर बी का है और यहाँ पे गोटापत्ती का जो वर्क है वो भी मिस्टर बी ही कर रहा है, यानी कि कंप्लीट जो लहंगा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क जो है वो मिस्टर बी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपके जॉब वर्क की जो डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होगा। तो इस केस में फिर टीडीएस के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर मीन्स हो गया एनी पर्सन जो कि एंटर होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कंडक्ट एनी फॉर्म ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी वर्क को करने के लिए जिसमें इंक्लूड है सप्लाई ऑफ मैन पावर, तो वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। अब आपका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन होता है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर का मीन्स है कोई भी पर्सन जो कि इंगेज है किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी भी वर्क जो है उसको परफॉर्म करने के लिए या अपनी लेबर जो है वो सप्लाई करने के लिए, for all portion of the work undertaken by the contractor under a contract with any of the authorities or to supply a labor in whole or in part as specified in the contractor's agreement with any of the authorities जो कि मेंशन है in this section। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 194C। तो अब आपका सेक्शन 194C जो है वो किस केस में एप्लीकेबल होगा, यानी कि कितनी लिमिट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की क्रॉस हो जाती है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ता है। तो यदि आपका सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती है टीडीएस डिडक्ट करने की। लेकिन यदि मान लो स्पेसिफाइड पर्सन जो है उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट किया जाता है और वो सिंगल पेमेंट अगर 30,000 रुपए से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। और साथ ही यदि एग्रीगेट पेमेंट जो है वो पूरे साल में अगर 1,00,000 रुपए से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यदि मान लो अगर सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है पूरे साल में, लेकिन मान लो टोटल पेमेंट जो है वो उसके अकाउंट में जो क्रेडिट किया जाता है वो पूरे साल भर में अगर 1,00,000 को क्रॉस कर दिया जाता है तो उस केस में भी फिर टीडीएस के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर टीडीएस डिडक्शन। तो टीडीएस डिडक्शन के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड करनी है, तो फर्स्ट है पेमेंट इज टू बी मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर हु इज रेजिडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्टर और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा जो पेमेंट है वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि जो पेमेंट है वो किसी भी वर्क को करने का हो सकता है जिसमें इंक्लूड है आपका सप्लाई ऑफ लेबर। फोर्थ कंडीशन ये है कि टीडीएस जो है वो तभी डिडक्ट किया जाएगा यदि पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है, यानी कि अगर 30,000 रुपए से कम का पेमेंट है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट फिफ्थ है द सम शुड बी क्रेडिटेड और पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम विद द स्पेसिफाइड बॉडीज, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो किसी स्पेसिफाइड बॉडीज जो है उनके साथ होना चाहिए। तो यदि ये पांचों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में आपके टीडीएस के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है टीडीएस रेट। तो अब आपका जो टीडीएस है वो किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा, तो मान लो अगर जो पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को वो इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा किया जा रहा है तो उस केस में 1% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा किसी अदर के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई भी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी हो सकती है, अगर उनके द्वारा पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को तो उस केस में 2% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा।
अब ये टीडीएस जो है वो आपको कब डिडक्ट करना है, तो जब मान लो अगर कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट करते टाइम आपको डिडक्ट करना है, या फिर जब आपके द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को। अब ये पेमेंट जो है वो कैश में भी हो सकता है, चेक में हो सकता है, ड्राफ्ट में हो सकता है, या कोई भी अदर मोड हो सकता है। तो जब एक्चुअल पेमेंट किया जाता है तब भी आप टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। When is TDS not deducted under section 194C? तो किस केस में आप पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है? तो फर्स्ट है कि अगर आपके द्वारा जो पेमेंट किया जाता है अगर वो 30,000 रुपए से एक्सीड नहीं है सिंगल पेमेंट, और पूरे साल भर में अगर वो पेमेंट जो है वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकेंड है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में भी आपके टीडीएस के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। मान लो अगर कोई इंडिविजुअल या एचओएफ है, उसने क्या कर रखा है कि अपना जो रेजिडेंशियल हाउस है उस पे पेंटिंग का वर्क जो है वो कराया है, तो ये आपके पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो इस केस में आप पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। अब जनरली क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल नेचर के वो इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस है या पर्सनल नेचर के हैं। तो सिंपल है कि यदि इंडिविजुअल या एचयूएफ जो है उसने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। और यदि मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें ये एक्सपेंसेस अगर क्लेम नहीं किए हैं, तो फिर कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट इज मेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स दैट ओन 10 और फ्यूअर कैरीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ द अबव अलोंग विद पेन। तो यहाँ पे मान लो अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 3 कंडीशन जो है वो फुलफिल कर देता है, तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बिजनेस करता है फ्लाइंग का, हायरिंग का और लीजिंग का। सेकंड कंडीशन ये है कि जिस ईयर में उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है उस ईयर में उसके पास 10 या उससे कम जो है वो कैरीज है। और तीसरा उसने क्या कर रखा है कि ये जो बिजनेस वो करता है उसकी डिक्लेरेशन उसने पहले ही दे दी है कि मैं इस बिजनेस में इंगेज हूँ, और अपना पैन जो है वो सबमिट कर देता है, तो उस केस में फिर उसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट है कि अगर पेमेंट जो किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर का अगर वो नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस इन केस ऑफ कंपोजिट वर्क, यानी कि अगर आपका जो वर्क है उसमें इंक्लूड है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम हिम एंड हर, यानी कि कंपोजिट वर्क के केस में टीडीएस जो है वो कैसे डिडक्ट किया जाएगा। तो मान लो अगर आपका जो इनवॉइस वैल्यू है उसमें एक्सक्लूड है मटेरियल प्राइस, यानी कि जो स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा जो मटेरियल सप्लाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को उसका प्राइस जो है वो इनवॉइस में स्पेसिफिकली मेंशन है, तो उस केस में केवल लेबर जो सप्लाई की जाती है उस पे ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और मान लो अगर टोटल इनवॉइस वैल्यू व्हेन द प्राइस ऑफ द मटेरियल इज नॉट इंडिकेटेड सेपरेटली, लेकिन अगर इनवॉइस जो है उसमें मान लो अगर सेपरेटली इंडिकेट नहीं कर रखा है मटेरियल की और लेबर की प्राइस कितनी है, तो फिर टोटल वैल्यू जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। तो अब जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके द्वारा जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसको डिपॉजिट कराने की टाइम लिमिट जो है वो क्या है, तो वेयर द पेमेंट इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा पेमेंट किया जाता है तो उस केस में सेम डेट पे टीडीएस जो है वो डिपॉजिट कराना है। लेकिन वेयर द पेमेंट इज मेड इन एनी अदर केस देन द गवर्नमेंट, लेकिन अगर जो पेमेंट किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के अलावा किसी अदर पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, तो उस केस में अगर पेमेंट मार्च के मंथ में किया जाता है तो टीडीएस जो डिपॉजिट किया जाएगा वो 30 अप्रैल से पहले करना है। लेकिन मान लो अगर आपका जो पेमेंट किया जाता है वो मान लो अप्रैल से लेके फरवरी के बीच में किया जाता है, तो जिस महीने में किया जाता है उस महीने की अगले 7 तारीख तक आपको टीडीएस जो है वो डिपॉजिट कराना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने दिसंबर 2024 में कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको 7 जनवरी 2025 तक वो टीडीएस जो है वो डिपॉजिट कराना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल टीडीएस रिटर्न अंडर सेक्शन 194C। तो अब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है, तो उसके बाद उनको क्वार्टरली टीडीएस का जो रिटर्न है वो भी फाइल करना पड़ता है फॉर्म 26Q में। तो जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उसकी ड्यू डेट होती है आपकी 31 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर जो है उसकी डेट होती है 31 अक्टूबर और थर्ड क्वार्टर की डेट होती है 31 जनवरी, और जो आपका फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न है वो जाता है आपका 31 मई को। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न आप फाइल करते
करते हैं तो उसमें आपको 1 महीना जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये आपके टीडीएस के रिटर्न जो है वो फाइल करने की ड्यू डेट है। यदि आप इन ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आप पे पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट है इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। तो जैसे ही टीडीएस का रिटर्न फाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर या जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको टीडीएस का सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू किया जाता है क्वार्टरली। और ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म 16A होता है। तो यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट है वो अप्रैल मई जून यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के केस में है 15 अगस्त, सेकेंड क्वार्टर के केस में है 15 नवंबर, थर्ड क्वार्टर के केस में है 15 फरवरी और फोर्थ क्वार्टर के केस में है 15 जून, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये ड्यू डेट होती है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और कब आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर ए है, उसके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मिस्टर बी के साथ पेंटिंग का वर्क करने के लिए। अब मिस्टर ए जो है उसके द्वारा फर्स्ट पेमेंट किया जाता है 1 जून 2024 को 25,000 रुपए का। तो यहाँ पे जो सिंगल पेमेंट है वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टर ए की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है टीडीएस डिडक्ट करने की। अब नेक्स्ट पेमेंट जो किया जाता है मिस्टर ए के द्वारा 5 सितंबर 2024 को 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे भी सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो कोई टीडीएस की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। नेक्स्ट पेमेंट किया जाता है 12 दिसंबर 2024 को 25,000 रुपए का। तो यहाँ पे भी सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई टीडीएस की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। अब जो लास्ट पेमेंट किया जाता है मिस्टर ए के द्वारा 2 फरवरी 2025 को, वो किया जाता है 30,000 रुपए। तो ये सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन साथ ही हमको पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की लिमिट जो है वो भी चेक करनी है कि वो लिमिट जो है वो क्रॉस तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट हुआ है वो है 1,10,000 रुपए। तो ये लिमिट आपकी 1 लाख रुपए से क्रॉस हो गई है, तो इस केस में मिस्टर ए जो है उसकी लाइबिलिटी होती है इसकी, उसको 1% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए को क्या करना है, जब 30,000 रुपए का पेमेंट किया जाएगा मिस्टर बी को, तो उसमें से 1,10,000 पे 1% से 1,100 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना है और 28,900 रुपए का जो पेमेंट है वो मिस्टर बी को करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपका सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से एक्सीड ना हो, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट अगर 1 लाख से एक्सीड हो जाती है तो फिर वहां पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लो मिस्टर ए के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मिस्टर बी के साथ में। अब उस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है 1 जून 2024 को 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे जो सिंगल पेमेंट है वो 30,000 रुपए से कम है, तो मिस्टर ए की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है टीडीएस डिडक्ट करने की। अब सेकेंड पेमेंट किया जाता है 5 सितंबर को 35,000 रुपए का। तो यहाँ पे सिंगल पेमेंट की लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है 30,000 रुपए से ज्यादा, तो यहाँ पे मिस्टर ए की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है टीडीएस डिडक्ट करने की। अब मिस्टर ए जो है उसके द्वारा थर्ड पेमेंट किया जाता है 25,000 रुपए का। तो यहाँ पे सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से एक्सीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि एक बार टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है तो उस केस में फिर अगर आपके द्वारा जो भी पेमेंट किया जाता है और वो पेमेंट अगर 30,000 रुपए से कम हो तो उस केस में भी आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। और लास्ट पेमेंट जो किया जाता है वो है 50,000 रुपए का। तो ये 30,000 रुपए से ज्यादा है, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। और पूरे साल में अगर देखा जाए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को जो पेमेंट किया गया है वो है 1,30,000 रुपए का। तो यहाँ पे जो ओवरऑल लिमिट है 1 लाख की वो भी एक्सीड हो गई है। तो अब मिस्टर ए के द्वारा जो लास्ट पेमेंट किया जाएगा 50,000 रुपए का, उस 50,000 में से 500 रुपए का टीडीएस और जो प्रीवियस पेमेंट मिस्टर ए के द्वारा किए गए हैं मिस्टर बी को, जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है, वो भी डिडक्ट किया जाएगा और रिमेनिंग पेमेंट 49,300 का मिस्टर बी जो है उसको किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यदि एक बार आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है तो उस केस में आपके जितनी भी प्रीवियस पेमेंट आपने किए हैं जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो लास्ट पेमेंट करते समय उन सभी पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आई होप आपको अच्छे से इन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि किस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और किस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।